क्या आप जानते हैं पिछले 18 सालों में ईडी ने कुल 5,906 मामले दर्ज किए हैं, लेकिन केवल 25 मामलों का ही निपटारा करने में सफल रही है, जो कुल दर्ज मामलों का मात्र 0.42% है। इतनी खराब कन्विक्शन रेट के बावजूद भी ईडी इस सरकार की पसंदीदा जांच एजेंसी बनी हुई है। कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे, जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। जो इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है उनके सारे मामले रफा दफा हो जाते हैं, जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। ये बयान है अरविंद केजरीवाल का। आप सांसद राघव चड्ढा ने कुछ ही महीने पहले कहा, जिन राज्यों में बीजेपी सरकारें हैं वहां जांच एजेंसियां चुपचाप हैं, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां जांच एजेंसियां आक्रामक हैं। क्या सच में ऐसा है? टूल की तरह इस्तेमाल की जा रही ईडी की रेड्स पे थोड़ी नजर डालते हुए कुछ आंकड़े जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरह सिर्फ विपक्ष के दफ्तरों में दाखिल हो जाने वाली ईडी ने बीजेपी के नेताओं के गुनाह को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। जुलाई 2023 में सरकार ने पार्लियामेंट में खुद बताया था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत ईडी ने 3,110 केस बीते 3 सालों में दर्ज किए थे। 2020 और 21 में 981 केस, 2021 और 22 में 1180 केस और 2022 और 23 में 949 केस। वहीं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत बीते 3 सालों में 12,233 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। 2020 और 21 में 2747, 21-22 में 5313 और 2022 और 23 में 4173 केस ईडी के द्वारा दर्ज किए गए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने सितंबर 2022 में एक रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 18 सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो ईडी ने अब तक कुल 147 नेताओं से पूछताछ की है या गिरफ्तारी की है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 85% नेता विपक्ष के थे। वहीं सीबीआई का आंकड़ा भी सामने आया, जिसमें पता चला कि सीबीआई ने 200 नेताओं से पूछताछ या उनकी गिरफ्तारी की, जिनमें से विपक्षी नेताओं का प्रतिशत था 80%। अब आप सोच रहे होंगे कि ईडी और सीबीआई ने क्रमशः 15% और 20% सत्ता पक्ष के नेताओं से पूछताछ तो की है कम से कम। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि ये डेटा पिछले 18 साल का है, जिसमें कांग्रेस का कार्यकाल भी शामिल है। जब साल आया था 2019, तब मोदी राज में पीएमएल एक्ट में कुछ बदलाव किए गए। इन बदलावों के तहत ईडी को ये शक्ति दे दी गई कि वो लोगों के आवास पर छापेमारी, सर्च और गिरफ्तारी कर सकती है। इसी के इतर जब कांग्रेस सत्ता में थी तब पीएमएल एक्ट में 2005, 2009 और 2012 में संशोधन किए गए थे, जिसमें यह प्रावधान था कि किसी अन्य एजेंसी की ओर से एफआईआर और चार्जशीट दर्ज की जाएगी और पीएमएलए की धाराएं लगाई जाएंगी, तभी ईडी जांच शुरू कर सकती थी। लेकिन अब ईडी खुद ही एफआईआर दर्ज कर लेती है और गिरफ्तारी भी खुद ही कर लेती है, माने अपनी मनमानी। इंडियन एक्सप्रेस ने इन आंकड़ों को थोड़ा और पारदर्शी करते हुए बताया, 2014 से 22 तक जबकि भाजपा सत्ता में थी, ईडी ने तकरीबन 95% रेड्स यानी 115 रेड्स जिन नेताओं पे की वो विपक्ष से ही थे। बात करें भाजपा के सत्ता में आने से पहले की तो 2004 से 2014 में 26 नेताओं से ईडी ने पूछताछ की थी। इनमें 14 नेता विपक्ष के थे, जो करीब 54% होता है, यानी लगभग आधे विपक्ष और आधे सत्ता पक्ष से। तो अब तक जितने भी आंकड़े आपको बताए गए हैं ये 2022 तक के ही हैं। इसके बाद 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और इस दौरान ईडी सीबीआई की छापेमारी होती रही, जिन्हें विपक्षी दलों ने राजनीति से प्रेरित बताया था। हाल ही में जीता जागता उदाहरण है अरविंद केजरीवाल, जिन्हें 3 बार ईडी ने समन भेजा है। इस पे केजरीवाल कहते हैं, बीजेपी खुलेआम सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल करने का काम कर रही है। केजरीवाल ने खुद को गिरफ्तार किए जाने की आशंका जताई और ईडी के समन को गैर कानूनी बताया। ईडी ने 3 जनवरी को केजरीवाल से पेश होने के लिए कहा था। 2 नवंबर, 21 दिसंबर के बाद ये तीसरी बार था जब केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए। ईडी कथित शराब घोटाले मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है।
इसी मामले में पार्टी के कई नेता पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शराब घोटाले को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट किया जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। सीबीआई ने फरवरी 2023 में दिल्ली के उस वक्त के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को इसी शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने इसी मामले में गिरफ्तार किया था। अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था, आपके हिसाब से शराब नीति से आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है, तो फिर इस केस में पूरी पार्टी को ही क्यों नहीं मुख्य अभियुक्त बनाया गया, यानी मेन अक्यूज्ड पूरी पार्टी को क्यों बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल का अर्थ मैं समझाता हूं। मतलब यह था कि अगर घोटाला हुआ और ईडी ने कहा कि इससे जो पैसे आए उसका इस्तेमाल पार्टी के चुनाव प्रचार में किया गया, तो पूरी पार्टी को घेरे में लेना चाहिए, उसे सस्पेंड करना चाहिए। गिने चुने बड़े बड़े नेताओं को ही सिर्फ क्यों घसीटा जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चार्जशीट में केजरीवाल का नाम नहीं है, ना वो अक्यूज्ड हैं, ना वो गवाह हैं, तो उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। केजरीवाल ने भी 4 जनवरी को कहा, मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं, ये जो समन मुझे भेजे हैं ये गैर कानूनी हैं। बीजेपी का मकसद जांच करना नहीं है, ये मुझे लोकसभा चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। सीबीआई ने मुझे 8 महीने पहले बुलाया था, मैं गया भी था। 2 साल से चल रही जांच में अब क्यों बुला रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 3 जनवरी 2023 को उन नेताओं का पोस्टर जारी किया जो पहले बीजेपी में नहीं थे, मगर केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में आने के बाद अब ये नेता बीजेपी या उसके साथ सरकार में हैं। विपक्ष के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उन पर केंद्रीय एजेंसियों की ओर से दर्ज मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। क्या यह सच है? आइए जानते हैं और शुरू करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा से। हेमंत बिस्वा शर्मा कभी असम की कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और आज बीजेपी की सरकार में असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दूं कि हेमंत बिस्वा का नाम शारदा चिट फंड घोटाले में भी आया था। फिर अगस्त 2014 में, जब तक कि बीजेपी की केंद्र में सरकार बन चुकी थी, हेमंत बिस्वा शर्मा के गुवाहाटी स्थित आवास और उनके चैनल न्यूज लाइव के दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी हुई। इस चैनल की मालिक उनकी पत्नी रिंकी भुवन शर्मा थी। नवंबर 2014 को हेमंत से सीबीआई ने घंटों तक पूछताछ की। क्रोनोलॉजी समझिए। गुरुदेव फिर आया जनवरी 2015। गुवाहाटी हाईकोर्ट चिट फंड केस की जांच सीबीआई को सौंप देता है और तब जानते हैं क्या होता है। अगस्त 2015 में हेमंत बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और गंगा स्नान संपन्न हो जाता है, सीएम बन जाते हैं। और उसके बाद मजाल है किसी की कि हेमंत को पूछताछ के लिए बुलाए? नहीं। अगले वाले हैं शुभेंदु अधिकारी। 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसे नाम दिया गया नारदा स्टिंग। इसमें शुभेंदु अधिकारी समेत कई और नेता कैमरे पर रिश्वत लेने की बात स्वीकार करते दिखे थे। फिर जब 2021 में ममता की सरकार चुनावों में उतरी तो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में जा चुके थे। ममता जीत गई, उसके बाद शुरू हुआ खेला। सीबीआई ने 4 टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, ईडी ने चार्जशीट दाखिल करी, बहुत कुछ हुआ, मगर मजाल है कि कोई उसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम ले लेता नहीं। और हाँ, इस चार्जशीट में मुकुल रॉय का नाम भी नहीं था। ये महाशय भी पहले बीजेपी में चले गए थे, मगर बाद में टीएमसी में इनकी वापसी हो गई। इनके साथ साथ अजित पवार और कई नाम हैं जिनके खिलाफ जांच बैठी और वे बीजेपी में कूच कर गए। अजित पवार अब महाराष्ट्र की सरकार में हैं और डिप्टी सीएम हैं। जब वो बीजेपी के साथ नहीं थे तब देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता उन पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा चुके थे। फडणवीस का अजित दादा चक्कीपी सिंह वाला बयान काफी चर्चा में रहा था। यही हाल एनसीपी के नेता छगन भुजबल के मामले में भी हुआ। मार्च 2022 में आयकर विभाग ने अजित के रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी की थी। चीनी मिलों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में भी ईडी का शिकंजा उन पर कसने लगा। मई 2020 में ईडी ने विदर्भ सिंचाई घोटाला मामले की नए सिरे से जांच शुरू की। अप्रैल 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सहकारी बैंक घोटाले के सिलसिले में ईडी ने अजित पवार और सुनेत्रा पवार से जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन इसमें अजित पवार और सुनेत्रा पवार का नाम शामिल नहीं था। छगन भुजबल पर 2014 के बाद से ही जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा जा रहा था, मगर वो अब भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में बरी हैं। इस लिस्ट में ये नेता अकेले नहीं हैं। नारायण राणे, प्रफुल्ल पटेल, भावना गिली, यामिनी जाधव,
प्रताप सरनाइक, अदिति तटकरे, धनंजय मुंडे जैसे कई नाम हैं जो कभी केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर रहे थे। मगर इन नामों में अब दो बातें कॉमन हैं। अब ये लोग बीजेपी के साथ हैं और केंद्रीय एजेंसियों की इन पर कार्यवाही ठंडे बस्ते में जाती दिखती है। 2019 से झारखंड की सरकार को गिराने की कोशिशें बीजेपी करती रही है और जब कहीं से सफलता हाथ नहीं लगी तो ईडी के अफसरों को काम पर लगा दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरोप खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पे लगाए हैं। ईडी अब तक 7 बार हेमंत सोरेन को समन जारी कर चुकी है, मगर सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। हेमंत सोरेन ने ईडी को लिखी चिट्ठी में कहा, एक बार पूछताछ में शामिल होकर संपत्ति की जानकारी दे चुका हूं। यह वैध तरीके से अर्जित की गई है। अब कुछ भी जानना हो तो चिट्ठी के जरिए पूछा जा सकता है। इसी क्रम में कुछ और नेता भी हैं जिनके यहाँ ईडी और सीबीआई की छापेमारी चलती रही, मगर वे बीजेपी में शामिल नहीं हुए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 5 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ये मामला कथित तौर पर नौकरी के बदले जमीन से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को 2013-18 के दौरान 74 करोड़ की आय को लेकर केस दर्ज किया गया, जब शिव कुमार सरकार में नहीं थे। बीबीसी के स्थानीय पत्रकार इमरान कुरैशी के मुताबिक डीके शिव कुमार के राजनीतिक करियर में गुजरात की एक राज्यसभा सीट के लिए हुआ चुनाव बेहद अहम है। मुकाबला था अमित शाह और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल के बीच। इस दौरान गुजरात के कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में रखा गया था और इसमें अहम भूमिका डीके शिव कुमार की थी। इसी घटना के बाद से उनके खिलाफ आयकर विभाग के छापे पड़ना शुरू हो गए थे। बीते साल 2023 में ईडी ने डीएमके सरकार में मंत्रियों के दफ्तर पर भी छापेमारी की थी। सीएम स्टालिन कई बार बीजेपी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं। राजस्थान में नवंबर में तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। फिर 3 जनवरी 2024 को वैभव के ठिकानों पर छापेमारी की गई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जब भूपेश बघेल की सरकार थी, दिसंबर 2022 में उनकी उप सचिव सौम्या चौरसिया को ईडी ने कथित अवैध वसूली से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ चुनावों में महादेव ऐप का मुद्दा भी काफी उठा था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी ईडी के निशाने पर रहे। अभिषेक बनर्जी को कई बार ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये मामला कोयले के कथित गैर कानूनी खनन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही हैं। हालांकि 2022 में सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें अभिषेक का नाम नहीं था। बहरहाल आपकी राय इस पूरे मामले पर क्या है, आप हमें लिख सकते हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मॉलिटिक्स। शुक्रिया।